चला। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जस्ट खोज रहा हूँ आज मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। तो मैं आपको आज पढ़ाने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में बाद में करूँगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस पार्ट का नाम है व्हाट प्रोसेस इज़ रियली लाइक। यहाँ पे लिखा है, इमेजिन दैट यू हैव एन आइस क्यूब सिटिंग ऑन दैट टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। द रूम इज़ कोल्ड एंड यू सी योर ब्रेथ. It is currently 25 degrees. Even so, slowly the room begins to heat up. 26, 27, 28. Ice cube is still sitting on the table in front of you. 29 degrees, 30, 31. Still nothing has happened. Then 32 degrees. The ice begins to melt. A 1 degree shift, seemingly no different from the temperature increases before it has unlocked a huge change. तो मैं इसे एकदम इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। तो इमेजिन करो कि आपके सामने एक टेबल पर एक आइस क्यूब रखा है और वो आपके सामने है। वो आप उसे एकदम फोकस से ऑब्जर्व कर रहे हो और रूम काफ़ी ठंडी है, इतनी ठंडी कि आप अपनी जो सांस है उसे विजिबली देख सकते हो। ज़्यादा ठंडी होती है तो कैसे करते हैं तो हमारी जो सांस है वो विजिबल हो जाती है, तो वो वैसे है और उससे भी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। तो अभी रूम में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है और धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर है वो ये जो टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है। थोड़ी 25 से लेकर 26, 7, 8 आप देख रहे हो कुछ भी नहीं होता उस आइस क्यूब को। लेकिन उसके बाद 29, 30, 31 कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री सेट हो जाता है तो आइस क्यूब जो था आप इतने देर से जिसको फोकस से ऑब्जर्व कर रहे थे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो 1 डिग्री का शिफ्ट था, तो ये जो 1 डिग्री का शिफ्ट था तो ये जो 1 डिग्री का शिफ्ट था देखने में तो एकदम नॉर्मल पिद्दी चिंदी सा लगता है कि क्या 1 ही डिग्री तो कम हो रहा है, 1 ही डिग्री तो कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये एकदम कंपाउंड होने लगता है तो इसके रिजल्ट्स भी एकदम इनॉर्मस होने लगते हैं। वैसा ही यहाँ पे है कि ये जो 1 डिग्री का शिफ्ट था जो कि देखने में एकदम चिंदी पिद्दी सा लगता है, उसी की वजह से एक बहुत ही बड़ा ह्यूज चेंज आपके सामने हुआ। नहीं तो आप स्टार्टिंग से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन जब वो 32 पे आया तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। Breakthrough moments are often the result of many previous action which build up the potential required to unleash a major change. तो ये जो आपके लाइफ में बहुत बड़े ऐसे आपके लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जो कि जैसे कि उन्होंने बहुत मेहनत कर अचीव किया है, उसे यहाँ पे ब्रेक थ्रू मोमेंट्स कहा गया है। तो ये जो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स है तो इसके रिजल्ट्स आपके जो आपने उसके ऊपर आपने जितनी डेडिकेशन से मेहनत की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन आपने कितनी बार परफॉर्म किया कि आपको यहाँ अब उसके लिए एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये जो छोटे छोटे एक्शन होते हैं
वो आपके अंदर एक पोटेंशियल बिल्ड करते हैं जो कि आगे जाके आप, हाँ, तो ये जो छोटे छोटे एक्शन है वो देखने में एकदम नॉर्मल लगते हैं। क्या लगता है मैं आज ही तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा ही तो किया है, थोड़ा ही तो किया है, लेकिन यही जब क्या हुआ है पापा आ गए थे दोस्तों। ठिड्डा ठिड्डा तो ये जो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स होते हैं वो आपके प्रीवियस एक्शंस का रिजल्ट होते हैं, और ये जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं वो ही रीज़न है कि आपका धीरे धीरे पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है, जो कि आपको चाहिए था एक बड़ा चेंज लाने के लिए। दिस पैटर्न शोज अप एवरीवेयर, ये पैटर्न हर जगह पे देखा जाता है। कैंसर स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स लाइफ अनडिटेक्टेबल देन टेक्स ओवर द बॉडी इन मंथ्स। तो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब किसी पर्सन के अंदर कैंसर फाउंड होता है तो उससे क्या डायग्नोज होता है कि 80% जब वो किसी आदमी के अंदर था उसने कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाए, लेकिन जब वो 80% पार हुआ तब वो छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है और मंथ्स में ही आदमी को टपका देता है। यहीं पे लिखा गया है 80% लाइफ में कैंसर एकदम अनडिटेक्टेड रहता है और उसके बाद कुछ ही महीने में बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। Bamboo can barely be seen from the first 5 years as it builds extensive root system underground before exploding 90 feet into the air within 6 weeks। तो ये जो बाम्बू होता है वो भी similarly habits often appear to make no difference until you cross a critical threshold and unlock a new level of performance। ये जो बाम्बू होता है तो बाम्बू का प्लांट जो होता है वो पहले 5 साल में बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता, क्योंकि वो नीचे से एक एक्सटेंसिव रूट सिस्टम को बिल्ड कर रहा होता है अंडरग्राउंडली, और उसके बाद वो ऐसा ग्रो होता है उसकी मैक्सिमम हाइट 90 फीट तक जाती है, वो भी सिर्फ 6 वीक्स में। और सिमिलरली ऐसी कुछ हैबिट्स होती है जो कि देखने पर ऐसा लगता है कि ये कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन अगर आप वो करते कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक अगर चले जाओगे तो आपका एक नया लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी अनलॉक हो जाएगा। In the early and middle stages of quest, in the early and middle stages of any quest, there is often a valley of disappointment। तो पहले एकदम अर्ली टाइम और मिडिल एज के टाइम में जब कोई किसी खोज के लिए निकलता था तब वो उनको बेशक से ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, जैसे कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से। यू एक्सपेक्ट टू मेक प्रोग्रेस इन अ लीनियर फैशन एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग हाउ इनएफेक्टिव चेंजेस कैन सीम ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज, वीक्स एंड इवन मंथ्स। तो आप हमेशा ही कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्रोग्रेस एकदम कंसिस्टेंट वे में लीनियर फैशन में मिलेगी, लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स या फिर चेंजेस आपको जल्दी नहीं देखने को मिल रहे। कई
तो स्पेशली ये जो फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो उसका पहला दिन भी हो सकता है, वीक्स होता है, या फिर वीक्स भी हो सकता है, या फिर कई मंथ्स भी हो सकते हैं। इट डजेंट फील लाइक यू आर गोइंग एनीवेयर। तो जब आप ये काम करते हो कंसिस्टेंटली तो आपको ऐसा लगता है कि ये करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। इट्स अ हॉलमार्क ऑफ एनी कंपाउंड प्रोसेस, द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। तो एक यहाँ पे सेंटेंस बहुत हाईलाइट, हॉलमार्क मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से ये कोई हाईलाइटेड लाइन है। तो ये एक हाईलाइटेड लाइन है, कंपाउंडिंग प्रोसेस की एक हाईलाइटेड लाइन है कि मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। तो सबसे पावरफुल, कुछ ऐसे आउटकम्स जो कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं वो हमेशा ही डिलेड रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दिस इज़ वन ऑफ द कोर रीजन्स वाई इट इज़ सो हार्ड टू बिल्ड हैबिट्स दैट लास्ट। तो यही एक कोर रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हैबिट को बनाना काफ़ी मुश्किल है, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हमारे रूटीन के साथ। पीपल मेक अ फ्यू चेंजेस, फेल टू सी अ टेंजिबल रिजल्ट एंड देन डिसाइड टू स्टॉप। तो हमेशा लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं, छोटे छोटे काम वगैरह करने लगते हैं और उसके रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी पाने में फ़ेल हो जाते हैं, और वो फेल होने की वजह से डिसअपॉइंट होकर स्टॉप करने का डिसाइड कर लेते हैं। यही वो टाइम होता है जब कोई भी एक हैबिट बिल्ड नहीं कर पाता, गिव अप कर देता है एक टाइम के बाद। यू थिंक आई हैव बीन रनिंग एवरी डे फॉर अ मंथ, सो वाई कांट सी एनी चेंज इन माई बॉडी। तो आप सोचते हो कि मैं हर रोज़ 1 महीने से साला हर रोज़ मैं सुबह भाग रहा हूँ, रनिंग पे जा रहा हूँ, हर रोज़ एक भी दिन ना चुका है, तो मेरी बॉडी में चेंज क्यों नहीं आया बे? हाँ, मेरी बॉडी में चेंज क्यों नहीं आया, मेरी बॉडी उतनी अच्छी क्यों नहीं दिख रही? हाँ, वंस दिस काइंड ऑफ थिंकिंग टेक्स ओवर, इट्स इजी टू लेट गुड हैबिट्स फॉल बाय द वे साइड। अगर इस टाइप की थिंकिंग ने आपके माइंड के ऊपर टेक ओवर कर लिया तो ये बहुत ईजी होता है कि आप इस गुड हैबिट को क्विट कर दो या फिर गिव अप कर दो। बट इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस, हैबिट्स नीड टू परसिस्ट लॉन्ग इनफ टू ब्रेक थ्रू दिस प्लेटू, what I call the plateau of latent potential। लेकिन आपको सच में एक मीनिंगफुल डिफरेंस बनाना है तो हैबिट्स को एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके खुद के अंदर परसिस्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन हैबिट्स को, लेकिन अगर आपको सच में एक मीनिंगफुल डिफरेंस बनाना है तो आपको अपनी हैबिट्स, जिन्हें आप बेसिकली उतना लाइक नहीं करते कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते वक्त, उनको इतने ज़्यादा टाइम के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा कि आप एक प्लेट्यू तक पहुंच जाओ, जिसे कि राइटर कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ गुड हैबिट और ब्रेक बैड वन, इट इज़ नॉट बिकॉज यू हैव लॉस्ट एनी ऑफ योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। तो अगर आप खुद को किसी नए हैबिट को अगर आप खुद को कोई नई गुड हैबिट बनाने के लिए या फिर कोई बैड हैबिट छुड़ाने के लिए, अगर आप कोई भी गुड हैबिट बनाने के लिए या फिर बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये इसकी वजह से नहीं है कि आपके पास कोई एबिलिटी थी तो कि वो जो, तो अगर आप कोई भी गुड हैबिट बनाना या फिर बैड हैबिट को ब्रेक करने में बहुत स्ट्रगल करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास कोई तो एबिलिटी थी जो कि थी इम्प्रूविंग की, वो आपने खो दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is often because you have not yet crossed the plateau of latent potential। तो हर बार ऐसा ही होता है कि आप उस प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आप अपनी हैबिट गिव अप कर देते हो। कंप्लेनिंग अबाउट नॉट अचीविंग सक्सेस डिस्पाइट वर्किंग हार्ड इज़ लाइक कंप्लेनिंग अबाउट आइस क्यूब नॉट मेल्टिंग
when you heated it from 25 to 31 degrees. तो एक हैबिट के बारे में किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना कि मुझे इसके रिलेटेड सक्सेस नहीं मिल रही, बजाय इसके कि आप हार्डवर्क करो और अपना फल पाओ। ये कुछ ऐसा ही है कि आप किसी आइस क्यूब को आपके सामने देख रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो कि ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मैंने इसे इतना मेहनत करके हीट किया फ्रॉम 25 डिग्री टू 31 डिग्री। योर वर्क वॉज नॉट वेस्टेड, इट इज़ जस्ट बीइंग स्टोर्ड, ऑल द एक्शन हैपन्स एट 32 डिग्रीज। तो आपका आपने जो किया हुआ काम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, बस वो एक जगह पे स्टोर हुआ है। सारे एक्शन 32 डिग्रीज पे एक्ट करते हैं। व्हेन यू फाइनली ब्रेक थ्रू द plateau of Lottie Chocobai. When you finally break through the plateau of latent potential, people will call it an overnight success. अगर आपने सच में प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को मास्टर करना सीख लिया तो लोग क्या कहेंगे पता है क्या? इसको ओवरनाइट सक्सेस मिली है। लोग पागल होते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना द आउटसाइड वर्ल्ड ओनली सीज द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट rather than all that preceded it. तो ये जो बाहरी दुनिया है वो सिर्फ एक हमारा जो रिज़ल्ट का दिन होता है, जो कि एक हमारे लाइफ का सबसे ड्रामेटिक फेज होता है, सिर्फ वही देखती है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो बिल्कुल नहीं देखती। बट यू नो दैट इट्स द वर्क यू डिड अ लॉन्ग ago when it seemed that you weren't making any progress that makes the jump today possible. लेकिन क्या आप जानते हो कि जब कोई काम आप बहुत लंबे अरसे से कर रहे हो और वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें आप अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हो। इट इज़ द ह्यूमन इक्विवेलेंट ऑफ जियोलॉजिकल प्रेशर। Two tectonic plates can grind against one another for millions of years, the tension slowly building all the while. तो ये एक ह्यूमन इक्विवेलेंट है कि जो ये एक ह्यूमन इक्विवेलेंट है जियोलॉजिकल प्रेशर का। उसे रिगार्डिंग ये जो एक लाइन थी उसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, इसका मीनिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन नहीं स्टेटमेंट है, उसके रिगार्डिंग एग्जांपल दिए, उससे आप एकदम क्लियरली समझ जाओगे। टू टेक्टोनिक प्लेट्स कैन ग्राइंड अगेंस्ट वन अनदर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, द टेंशन स्लोली बिल्डिंग ऑल द वाइल। तो दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारे ज़मीन के नीचे, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। ज्योग्राफी में अगर आपने कोई भी वो चैप्टर पढ़ा है अर्थ क्रस्ट मेंटल का, उसमें आपको पता चलेगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। हमारी ज़मीन के नीचे रहती है, तो उनके शेक होने की वजह से हमारी धरती पर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। यही हाँ, तो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब घिस के मिलियंस ऑफ ईयर्स की कंसिस्टेंसी के साथ जब घिसते रहते हैं, तब स्लोली एक भूकंप पैदा होता है। Then one day they rub each other once again in the same fashion they have for ages, but this time the tension is too great. लेकिन एक दिन वो खुद को इतनी ज़ोर से वो फिर से खुद को उसी तरीके से रब करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं उसी सेम फैशन में जो कि वो हर मिलियन ईयर्स में फॉलो करते हैं। लेकिन इस टाइम वो टेंशन इतना ग्रेट रहता है कि एक अर्थक्वेक ही आ जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट लाइन है, चेंजेस कैन टेक ईयर्स बिफोर इट हैपन्स ऑल एट वंस। तो
तो यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस को आने में बहुत साल लग जाते हैं जब तक वो सब चेंजेस साथ में नहीं आ जाते। मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। किसी भी फील्ड में मास्टरी अगर करनी हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। The San Antonio Spurs, one of the most successful team in NBA history, have a quote from social reformer Jacob Riis hanging in their locker room. When nothing seems to help, I go and look at a stone cutter hammering away his rock, perhaps 100 times without as much as crack showing in it. Yet at the 101st blow, it will split in two, and I know it was not that last blow that did it, but all had gone before. किसी भी फील्ड में मास्टरी अगर करनी हो तो पेशेंस ज़रूरी है। तो सैन अंटोनियो स्पर्स नाम की एक सक्सेसफुल टीम है NBA हिस्ट्री में। तो उनके उसमें के एक सदस्य जो कि सोशल रिफॉर्मर थे, उनका नाम है जेकब रीस। तो उनके लॉकर रूम में एक कोट लटका हुआ था जो कि था, जब भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहे हो, जब भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही हो तो मैं जाता हूँ और एक स्टोन कटर को देखता हूँ जो कि एक बड़े से पत्थर पर हैमर मार रहा होता है। परहैप्स कि वो 100 टाइम, परहैप्स कि वो 100 बार हथौड़ा मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 100 बार मारने के बाद जब वो और एक वार करता है तब वो पत्थर 2 टुकड़ों में पट जाता है। और मुझे ये पता है कि उस पत्थर को तोड़ने वाला वो एक वार नहीं, और मुझे पता है कि उस पत्थर को तोड़ने वाला वो एक बार नहीं जो कि 100 बार मारने के बाद किया गया है। उस पत्थर के टूटने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उस पत्थर को पहले 100 बार मारा गया है। छोटा चैप्टर है दोस्तों। ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम द स्मॉल बिगिनिंग्स। ये जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है वो एक छोटी बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। सीड ऑफ एवरी हैबिट इज़ अ सिंगल टाइनी डिसीजन। तो हर एक हैबिट, हर एक जो हैबिट होती है उसका सीड जो होता है वो एकदम स्टार्टिंग में सिंगल रहता है और एक बहुत ही टाइनी डिसीजन रहता है। बट एज द डिसीजन इज रिपीटेड, हैबिट स्प्राउट्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। लेकिन वो जो डिसीजन है वो बार बार जब रिपीट होने लगता है तो उसमें से हैबिट अंकुरित होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है धीरे धीरे। रूट्स entrench themselves and branches grow। रूट्स धीरे धीरे करके खुद को सॉइल में मजबूत करने लगते हैं और ब्रांचेस हो सके उतना स्प्रेड हो जाते हैं। द टास्क ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट इज़ लाइक अप्रूटिंग अ पावरफुल ओक विद इन अस। तो ये जो टास्क है जिसमें कि आप अपनी कोई भी बैड हैबिट को तोड़ना चाहते हो, तो वो जस्ट लाइक एक एग्जांपल की तरह है। वो सिर्फ तो कोई भी बैड हैबिट को ब्रेक करने का जो टास्क है वो एकदम ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े ओक के ट्री को आप जड़ से उखाड़ रहे हो, लेकिन वो सब आपके अंदर है। And the task of building a good habit is like cultivating a delicate flower one day at a time, और एक गुड हैबिट बनाने का टास्क और एक गुड हैबिट बिल्ड करने का जो टास्क रहता है वो किसी डेलिकेट फूल की तरह रहता है जो कि दिन में सिर्फ एक ही बार प्लांट किया जा सकता है। बट वॉट डिटरमाइंस वेदर वी स्टिक विद अ हैबिट लॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द प्लेटी ऑफ लैटेंट पोटेंशियल एंड ब्रेक थ्रू द अदर साइड। लेकिन
हैबिट के साथ स्टिक करना या फिर प्लेटियो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल तक सरवाइव करना और कोई भी बैड हैबिट्स को तोड़ना कैसे हमें डिटरमाइन करता है. What is that cause some people to slide into unwanted habits and enables other to enjoy the compounding effects of good ones. तो ये पोर्टेबल और जो पेंसिल हमें प्लीज घर से तो ये क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से जो लोग रहते हैं जो 1% जरी एरोप्लेन एका डिग्री नहीं अर्थी वेगड़ा है, तो वो क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कुछ लोग का तो ये क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कुछ लोग इतनी बुरी आदतों में फंस जाते हैं और दूसरी तरफ उसी आदत की वजह से कुछ लोग इतने आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं कि हमें आइडिया भी नहीं लगता, और वो उसका आंसर है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट. अगर सच में यहाँ तो कोई देख रहा है तो प्लीज़ थैंक यू. बस बाय बाय. ये बंद झालं का बघ बरं.